तो हेलो एंड वेलकम जितने भी हमारे शिक्षक साथियों जो बीपीएससी ट्री 2.0 का एग्ज़ाम देंगे। उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। साथियों आप लोग का जो है पता ही है कि आप लोग का रोस्टर क्लियरेंस हो चुका है। कभी भी नोटिफिकेशन आ सकता है, तो तैयारी अपना जो है अभी से स्टार्ट कर दीजिए। इसलिए मैं आप लोग का जो है अभी से ही जो है कॉमन प्रैक्टिस जो 40 नंबर का जो क्वेश्चन आता आएगा आप लोग का 120 नंबर में 6 से लेकर 12 में सभी साथियों के लिए करवाने जा रहा हूँ। और उसका जो 9 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा भी चुका हूँ। और आपका एससीईआरटी संबंधित और एनसीईआरटी का जो है ऑलरेडी चल रहा है। जैसे अभी 10th का जो चल रहा है, हिस्ट्री चल रहा है, पॉलिटी इकोनॉमिक्स चल रहा था, 9th का ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ, एमसीक्यू। उसके बाद जो है 6 का जो है आप लोग का ज्योग्राफी का थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों चल रहा है। बहुत जल्दी जो है आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और पॉलिटी सब जो है स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर नहीं जुड़ रहे हैं चैनल से तो जुड़ जाइए, बेल आइकन को दबा लीजिए, साथियों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए साथी आज स्टार्ट करते हैं टेस्ट सीरीज नंबर 10, मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 10 है आज का। जो कॉमन पेपर आपका जो 40 नंबर का आएगा उसका। तो बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए इसमें जो मैं सबसे पहले आपको पता ही है कि जीके पार्ट करवाता हूँ, 7 जो मैथ्स का क्वेश्चन उसको लास्ट में करवाता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। जो प्रैक्टिस सेट 10 का पहला क्वेश्चन है जीके का, और ओवरऑल जो है इस सेट का 8वां क्वेश्चन है। कह रहा है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, ठीक है, कह रहा है कि बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन हो जाएगा, तो बेथ मीड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस रियासत के राजा ने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, जगदीशपुर के जो राजा थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जगदीशपुर के कुंवर सिंह जो थे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार के किस जिला को जो है 1942 के आंदोलन के दौरान अपराधी जिला घोषित किया गया था। ठीक है, कह रहा है कि बिहार के किस जिला को 1942 में जो आंदोलन हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन, उसके दौरान जो अपराधी जिला घोषित कर दिया गया था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, सारण जिला को, ठीक है, जिसको फिलहाल अभी छपरा जिला बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सामा चकवा जो है बिहार राज्य का प्रचलित क्या है। तो सामा चकवा क्या है, तो एक लोक नाट्य है। क्या है, तो लोक नाट्य है। हालांकि ये सब अब धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। आगे कह रहा है कि 3 जनवरी 2023 को 108वां जो है भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। और ये करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि इस सेट में जितना भी करंट का क्वेश्चन पूछा जाता है सारा का सारा शानदार ही रहता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागपुर में हुआ था, ठीक है, 108वां विज्ञान का कांग्रेस का, ध्यान रखिएगा। और इसका जो थीम था, थीम भी पूछ लिया था कभी कभी, थीम क्या था इसका, तो महिला सशक्तिकरण के साथ साथ, ठीक है, विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ठीक है, क्या था, तो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इसका थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ठीक है, एक खेला लिखा गया, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। ठीक है, भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ हुआ है। क्या दो क्वेश्चन जो है इसी में मिक्स कर दिया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश में। ध्यान रखिएगा भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन जो है इसको मिक्स कर दिया, जबकि ये नहीं होना चाहिए। आपका जो पहला पार्ट है 31 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा, यही क्वेश्चन होना चाहिए। थोड़ा मिस प्रिंटेड हो चुका है। चलिए आगे कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि 4 अप्रैल 2022 को 64वें ग्रैमी अवार्ड्स 2022 में किससे जो है एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किया गया है। ग्रैमी अवार्ड जो होता है आपको सबसे पहले पता होना चाहिए, म्यूजिक या संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है, बहुत बड़ा अवार्ड है, संगीत के क्षेत्र में दिए जाने वाला इंटरनेशनल अवार्ड है। पूछ रहा है कि 2022 में जो है एल्बम ऑफ द ईयर कौन सा एल्बम था जिसको उस ईयर का, उस साल का सबसे बेस्ट जो है एल्बम घोषित किया गया था ग्रैमी अवार्ड में। तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी आर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अपच का इलाज करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की जो है दवा का प्रयोग किया जाता है।
तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एंटासिड। ठीक है, अपच जो होता है आपको पता होना चाहिए, एसिड पेट में जो है बन जाता है, उसके कारण क्या होता है? अपच होता है। तो उसके लिए बेस डाला जाता है, तो एंटासिड जो होता है उसमें बेस रहता है, जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का अक्सर जो यूज किया जाता है। ठीक है, देखिएगा जो आपका गैस बनता है जब, तो जो दवा देगा उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो है मात्रा रहता है। ठीक है, उसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी नमक का पीएच मान 14 है तो वह नमक क्या होगा, बताइए। पीएच मान 14 है, आपको पता है कि 7 से अधिक जब पीएच होता है तो क्या हो जाता है? बेसिक नेचर रखता है। क्या होता है? बेसिक नेचर। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षारीय नेचर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सशक्त बेस हो जाएगा। ठीक है, सशक्त बेस मतलब क्षार होता है यहाँ पे। ठीक है, 14, 7 से जब ज़्यादा पीएच होता है तो क्या होता है? 8 और 9 रहता है तो क्या हो जाता है? मतलब क्षारीय हो जाता है। लेकिन 14 दे दिया, इसका मतलब क्या है? बहुत तगड़ा क्षारीय है, सशक्त क्षारीय है और कमज़ोर एसिड है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एसिड का मतलब अम्ल होता है और बेस का मतलब क्षारीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व जो है ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है। ठीक है, लाल रक्त कणिकाओं का मतलब हो गया आपका आरबीसी। ठीक है, जिसका कार्यकाल आपको पता है कितना होता है? तो 120 दिन होता है। ठीक है ना। ब्लड जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 चीज़ का कलेक्शन होता है, आपको पता ही होगा। तो लाल रक्त कणिकाओं में कौन सा तत्व जो ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के वाहक का कार्य करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? तो ये हो जाएगा आपका हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि शरीर के जो है किस भाग में पीत रस या बाइल जूस का उत्पादन होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यकृत में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण के नियम में गुरुत्वाकर्षण बल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, द्रव्यमान रखने वाले किन्हीं भी दो पिंडों के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है? तो इसको आपको रटना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ कुछ चीज़ होता है उसको रट लीजिएगा तो आपका काम चल जाएगा। जैसे कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है? तो ये है CuFeS2। ठीक है, इसी में आपको जो है और भी जो पूछ लिया जाता है, जैसे Cu2S है, तो ये भी पूछा जाता है कभी कभी। तो इसका ध्यान रखिए, इसका क्या होता है? तो कॉपर ग्लांस होता है। क्या होता है? तो इसका हो जाता है आपका कॉपर ग्लांस हो जाता है। ये कॉपर ग्लांस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये जो होगा आपका डी जो ऑप्शन है दिखा रहा है, ये जो दिखा रहा है ये आपका किसका फॉर्मूला है? ये जो आपका मैलेकाइट का फॉर्मूला किसका है? तो ये सब कॉपर का ही, जो तांबा का ही है इसका। ठीक है, ये क्या है? मैलेकाइट का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। बाकी ये तो क्यूप्रिक ऑक्साइड हो गया, आपको पता ही है। चलिए, क्यूप्रस ऑक्साइड हो गया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, इथेनॉल जो है पानी में घुलता नहीं है। बिल्कुल घुल जाता है। मतलब इथेनॉल का मतलब क्या होता है? एक तरह से दारू ही है। दारू जो देखते हैं, दारू पानी में मिला के पिया जाता है। ठीक है ना, तो बिल्कुल घुलता है, ध्यान रखिएगा। चलिए, आगे कह रहा है कि किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात के दादा अब्दुल्ला। ठीक है, गुजरात के दादा अब्दुल्ला का मुकदमा के लिए 1893 में गांधी जी कहाँ गए थे? तो दक्षिण अफ्रीका गए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और वहाँ से लौटे कब थे? तो 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। उसके बाद 1916 में जो है BHU में जो है उन्होंने शिलान्यास किया था। ठीक है, यूनिवर्सिटी का। उसके बाद 17 में जो है चंपारण आए थे, चंपारण सत्याग्रह के लिए। फिर 18 में जो आपको पता होना चाहिए, गुजरात में जो है उन्होंने जो है फिर से विद्रोह किया था। उसके बाद जो है कंटिन्यू जो है 1920, फिर उसके बाद 30 और 1942 इंडिया लेवल पर जो आंदोलन हुआ था उसमें भाग लिया था। चलिए, आगे कह रहा है कि उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जो है जिम्मेदार है? ठीक है, नॉर्थ पोल में लाइट के लिए कौन सी जो है वायुमंडल जिम्मेदार है, बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयन मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्वराज दल से संबंधित नहीं था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगोपालाचारी। ठीक है, बाकी आपको पता ही है, CR दास, उसके बाद मोतीलाल नेहरू और श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे। ठीक है, चलिए, आगे कह रहा है कि देव नाम प्रियदर्शी के नाम से किसे जाना जाता था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो किसको जाना जाता था? तो अशोक को जाना जाता था। ठीक है, अशोक जो है चंद्रगुप्त मौर्य का पोता था और किसका? बिंदुसार का जो है
बेटा था। और इतिहास में इसको समझिए कि महान सम्राट में गिना चुना 2-3 राजा है तो उसमें अशोक का भी नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है कौन करता है? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचक मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य रहते हैं। ठीक है, चलिए। और इसका जो निर्वाचन होता है आप ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय जो है समानुपातिक प्रणाली के द्वारा प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान से होता है। ठीक है, कार्यकाल 5 साल का होता है, आपको पता ही है। राज्यसभा का जो है, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है कौन? उपराष्ट्रपति। चलिए आगे कह रहा है कि विधानसभा का जो है प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, नई दिल्ली में। संविधान सभा, सॉरी विधानसभा पढ़ दिया था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था, ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि जो है निम्नलिखित नदियों में से कौन जो है अरावली पहाड़ियों से निकलती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, साबरमती। साबरमती नदी जो है अरावली की पहाड़ियों से निकलती है। और ध्यान रखिएगा, अरावली की पहाड़ी जो है पर्वत श्रृंखला जो है सबसे पुरानी जो है भारत की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इसके सबसे जो पिक पॉइंट है उसको जो है गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी, अबुल कलाम आज़ाद, जो कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे थे और कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बने थे और सबसे ज़्यादा दिन अध्यक्ष पद पर रहे भी थे। और अल हलाल अल बलाग जो है इनके पुस्तक का भी नाम था, बहुत जो है पत्रिका कह सकते हैं एक तरीके से, फेमस है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राचीन भारत का सबसे पुराना राजवंश कौन सा है? बताइए। ये तो आपको सबको पता होना चाहिए कौन होगा, तो जो ऑप्शन दिएगा उसमें मौर्य वंश हो जाएगा। ठीक है, हालांकि वैसे इतिहास में देखा जाए तो हर एक वंश जो है मगध पे सबसे पुराना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में मोहम्मद गौरी ने किसको अपना साम्राज्य प्रदान किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मोहम्मद गौरी जो है 1191-92 का 2 युद्ध लड़ा, उसके बाद जीतने के बाद जो है क्या किया था, यहाँ का राजपाट जो है अपना, ठीक है, जब सल्तनत काल स्थापित हुआ था तो गुलाम वंश का जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो उसका गुलाम था, उसको राजा बना के चल दिया था यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी नदी जो है निम्नलिखित किन प्रदेशों में बहती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विधि का शासन केवल कहाँ संभव है? बताइए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्यों से संबंधित कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? तो क्या होगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था, और ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा। ये जो है आपके फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था उस समय ये नारा था। ठीक है, और फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था आपको पता होना चाहिए, तो ये 1789 में हुआ था। ठीक है, और उसके बाद जो है लुई 16वां के शासनकाल का अंत हुआ था। बहुत ज़्यादा जो है समझिए कि तानाशाह प्रवृत्ति का था। आगे कह रहा है कि भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे और उसे जो है क्षुण्ण बनाए रखें, यह जो बंद किस में कहा गया है? तो ये जो है आपका मूल कर्तव्य में कहा गया है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटी जो है उसमें इस बात का वर्णन किया गया है। आपको पता है कि संविधान का अनुच्छेद 51A वर्तमान समय में 11 जो है मौलिक कर्तव्यों को रखे हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी? बताइए। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा लाला लाजपत राय की निधन का बदला लेने के लिए, जो कि साइमन कमीशन के विरोध में जो पुलिस की लाठियों के से उसका क्या हुआ, मृत्यु हो गया था। आगे कह रहा है कि जीव जो अधिक दूर के संबंधी है उनके डीएनए में अधिक अंतर होंगे, इस विचार के आधार पर निर्मित दृष्टिकोण को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आणविक जाति वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मानव जाति जो होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, अफ्रीका में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव विविधता जो है क्या उल्लेख करता है?
तो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर हो जाएगा आपका, जैसे कह रहा है कि किसी क्षेत्र के संपूर्ण प्रजातियों को, किसी क्षेत्र के संपूर्ण पारिस्थितिकी को, किसी क्षेत्र के संपूर्ण जीन्स को, तो उपयुक्त जो है सभी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। ये हो गया साथी आपका जो जीके पार्ट वाला। अब जो मैं आप लोग का मैथ पार्ट स्टार्ट करता हूँ। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि साथी आप लोग के लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मैथ्स वाले पार्ट पर। मैथ्स का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि यादृच्छिक रूप से चुने गए एक अधिवर्ष, अधिवर्ष मतलब लीप ईयर को बोला जाता है, जिसमें 53 रविवार होने की प्रायिकता क्या है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखिए आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितना होता है, तो 366 दिन होता है। ठीक है ना, 366 दिन। तो ये तो कन्फर्म है कि 52 जो है रविवार हर साल में आता है। ठीक है, अब क्या होता है कि नॉर्मल ईयर में क्या होता है, एक दिन ज़्यादा होता है। ठीक है, नॉर्मल रविवार में क्या होगा, नॉर्मल साल में क्या होगा, एक दिन ज़्यादा होगा। लीप ईयर में कितना होगा, तो 2 दिन ज़्यादा होगा। 52 सप्ताह के बाद जो है 2 दिन एक्स्ट्रा होगा कि नहीं, 2 दिन एक्स्ट्रा होगा। तो यही पूछ रहा है कि 2 दिन जो एक्स्ट्रा है उसमें रविवार को आने का जो है चांस कितना है। तो ये तो कन्फर्म है कि 52 सप्ताह में 52 को रविवार आएगा। अभी कह रहा है कि 2 गो जो एक्स्ट्रा दिन है उसमें जो रविवार आने का क्या चांस है। तो इसको कैसे जो है सोचेंगे, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। यहाँ तक तो आपका पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब 2 दिन जो एक्स्ट्रा है उसको कैसे कैसे आ सकता है। आपको ये पता है कि 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो तो ज़रूर है, मतलब क्या आएगा, कंटिन्यूसली ही आएगा, लाइन से ही आएगा। जैसे देखिए हम मानते हैं कि ये जो हो सकता है, हो सके कि संडे मंडे आ जाए। ठीक है, ऐसा तो नहीं ना होगा कि संडे ट्यूसडे आ जाए, लगातार ही आएगा। ये आपको पता होना चाहिए, 2 डेट क्या होता है, लगातार आता है, जो 2 दिन एक्स्ट्रा है। हाँ, ये भी हो सकता है कि मंडे ट्यूसडे हो जाए। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकता है, वेडनेसडे थर्सडे आ सकता है। ठीक है, थर्सडे जो है फ्राइडे आ सकता है, फ्राइडे सैटरडे आ सकता है, और सैटरडे ऐसे लिख देता है आपको ताकि कन्फर्म हो जाए, और संडे हो जाए। ठीक है, कितना देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 तरीके से सैटरडे में लिख दे। इसको थोड़ा ध्यान रखिए, आपको ऐसा ना लगे लंबा कर दिया। ठीक है, देखिए संडे मंडे के तरीका से 2 दिन आ सकता है, मंडे ट्यूसडे से आ सकता है 2 दिन एक्स्ट्रा जो है, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, और सैटरडे संडे। आप इसमें देखिए 7 तरीका है जिससे जो है आपका 2 दिन एक्स्ट्रा आ सकता है, जिसमें आप देखिएगा तो मात्र 2 में जो है संडे आ रहा है। 1 2 संडे मंडे में संडे आ रहा है, जिसका फ्राइडे सैटरडे में आएगा नहीं, सैटरडे संडे में संडे आ रहा है। तो टोटल कितना तरीका है, 7 तरीका से 2 दिन जो एक्स्ट्रा है वो आएगा। और उसमें जो है रविवार आने का चांस कितना है, तो 2 है, तो 2/7 हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, कुछ खास नहीं था। अगर दिमाग में आपको आ गया होगा तो एक लाइन में भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2/7। इससे पहले एक सेट में मैं और भी इसी तरीके का क्वेश्चन करवाता हूँ। जो लगातार देख रहे होंगे उस सेट, उनको जो है ये क्वेश्चन जो है एक तरह से रिपीट ही लगा होगा। चलिए आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो है, कह रहा है कि किसी परीक्षा में उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 45% छात्र जो है लड़के हैं और शेष लड़कियां हैं, उपस्थित होने वाले। ठीक है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई तो अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात करें। मतलब फेल होने वाले छात्रों का जो है प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए इसको जैसे जैसे क्वेश्चन कहते जा रहा है उसे इसे टैकल कीजिए। मान लीजिए कि टोटल जो आपके क्लास में 100 को लड़का है। ठीक है, यहाँ से शुरू कीजिए। कह रहा है कि उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से, कह रहा है उपस्थित होने वाले सभी छात्रों में से 100 को छात्र उपस्थित था, उसमें से कह रहा है कि 45% जो लड़के, 45% लड़के हैं, मतलब 45 को लड़का है। ठीक है ना, 55% क्या लड़कियां हैं। ये समझ में आया, ये क्या हो गया, बॉयज़ हो गया आपका गर्ल्स। ठीक है ना, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 45% 55% हम कर देते हैं, चलिए आपको दिमाग में ज़्यादा अथी नहीं है। 45% कितना हो जाएगा, 45 को होगा, 55% 55 होगा। तो इसको इसका प्रतिशत हटाइए दीजिए तो ठीक रहेगा, क्या कि आप क्या कन्फ्यूज रहिएगा। ठीक है, अब इसमें करा कि यदि 60% लड़के और 70% लड़कियां उत्तीर्ण हुई। देखिए 60% लड़के जो है उत्तीर्ण मतलब होता है पास होना, तो 45 का 60% पास कर रहा है, तो 60% इसका निकालिएगा तो कितना आएगा। तो 60% कुछ भी हो, आपको उससे नहीं लेना है। निकालना क्या है कि अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत निकालना है। अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों मतलब लड़का लड़कियां दोनों हैं। तो 60% उत्तीर्ण हो जा रहे हैं लड़के, इसका मतलब है कि 40% लड़का जो है फेल हो रहा है। तो 45 का जो है 40% निकालिएगा
तो कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, ठीक है ना, अनुत्तीर्ण होने वाले, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फेल होने वाला। अब इसमें जो है 55 को लड़कियां जो है, ठीक है, जो उपस्थित है उसमें कह रहा है कि 70% लड़कियां जो है पास हो गई, मतलब 30% लड़कियां क्या हो गई, फेल हो गई। तो 30% जो इसका निकालेगा तो 16.5, मतलब 16.5 को लड़की है, हालांकि ऐसा होता नहीं एक्चुअली, 16 को रहेगा नहीं तो 17 को रहेगा। तो चलिए हिसाब कर रहा है उसके हिसाब से। तो टोटल कितना होगा, लड़का जो हो गया 18 को फेल कर गया 45 को में, और लड़कियाँ 16.5 को फेल कर गया। और टोटल छात्र कितना आपको पता है, 100 है, जिसमें 34.5 को टोटल मिला के 18 16.5 मिला के कितना हो गया, 34 को, 34.5 को फेल हो गया। तो आपको समझ में आ गया, 100 को में 34.5 को फेल होने का मतलब क्या हो गया, 34.5% जो है आपके जो छात्र जो है जो कक्षा में उपस्थित थे उसमें से फेल हो गया, ठीक है। तो चलिए यही था क्वेश्चन, कुछ खास नहीं था, जैसे जैसे बोला गया है उसी से टैकल करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है कि एक निश्चित राशि जो है सुनीता, अमित और विभा के बीच जो है 2:3:4 में बांटी जाती है। यदि विभा को 14,416 रुपया मिलता है तो कुल राशि कितना है। देखिए सबसे पहले तो अनुपातिक राशि का ध्यान दीजिएगा। इसमें सुनीता का पहले वर्णन होगा तो इसका सुनीता का अनुपात 2 हो जाएगा, अमित का सेकंड नंबर पे वर्णन हुआ है तो इसका जो अनुपात 3 हो जाएगा, और विवाह का 4 हो जाएगा। अनुपातिक राशि में क्रमशः देखा जाता है, जो पहले आएगा उसका अनुपात पहले, उसके बाद जो आएगा उसके बाद जो आएगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि यदि विवाह कितना तीसरे नंबर पर आ रहा है, कह रहा है विवाह को 14,416 रुपया मिल रहा है, ठीक है। इसका कहने का मतलब समझ में आया, जिसका विवाह का अनुपात कितना है 4 अनुपात पे कितना मिल रहा है 14,416। अब एक जो है यूनिट पे बताइए कितना हो जाएगा, 4 यूनिट कितना है विवाह का है अनुपात में, तो इसका कितना होगा 14,416 रुपये में, 1 यूनिट पे कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका जो भाग दीजिएगा तो 3604 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि तो कुल राशि कितना है ये बताइए। आपका जो टोटल अनुपात मिलाइएगा तो कितना यूनिट आ जाएगा, 2 और 3 5 और 4 9 यूनिट। तो 9 1 यूनिट में कितना हो गया 3604 रुपया, तो 9 यूनिट का कितना हो जाएगा 3604 और गुने कीजिएगा 9, ठीक है ना, यही हो जाएगा आपका 3604 और गुने 9 कीजिएगा। यहाँ देखिए 3604 हो गया और 9 से गुना कीजिए, तो 9 से जब गुना कीजिएगा तो आपका क्या निकल के आएगा 32,434 आ जाएगा, ठीक है ना, रुपया टोटल मिला के कितना हो जाएगा। तो सुनीता, अमित और विभा को जो है टोटल मिला के कितना, तो 32,436 रुपया था, जिसको 2:3:4 में विभाजित किया गया था। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्या निकल के आ जाएगा 32,436, कुछ खास था नहीं, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुपात समानुपात का समझिए सबसे ईजीएस्ट क्वेश्चन सब है सब, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि एक निश्चित धनराशि जो चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष में इतना रुपया और 4 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है, तो वार्षिक जो है ब्याज दर प्रतिशत कितना हो जाएगा। देखिए कह रहा है कि 3 वर्ष में इतना और 4 वर्ष में इतना हो रहा है, तो दर पूछ रहा है। देखिए 3 वर्ष में इतना था और 4 वर्ष में इतना हो रहा है, तो दर जब भी निकालना होगा तो ध्यान रखिएगा 1 साल में कितना ब्याज हो जाता है मोटा मोटी। देखिए बढ़ कितना रहा है, तो 1 साल में मोटा मोटी 73,205 से बढ़ के 66,650 से बढ़ के कितना हो जाता है 550 से बढ़ के कितना था, इतना हो जाता है। कितना बढ़ रहा है, तो 66,650 से बढ़ रहा है, ठीक है ना। सॉरी ये 550 होगा, बार बार जो है वही लिखा रहा है, उन्हें 100 कर दीजिए, इसको काट कुटा कर लीजिएगा तो वही 10% निकल जाएगा, ठीक है ना। तो 10% आप निकालिए, काट कुट कीजिएगा तो वही हो जाएगा। सिंपल है। देखिए 3 वर्ष में जो है कुल इतना हो जा रहा है पैसा और 4 वर्ष में बढ़ रहा है, मतलब 1 साल में कितना बढ़ जा रहा है। और इसका ओरिजिनल जो है 3 वर्ष के बाद वाला को ले लीजिएगा और उसमें देख लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 10%। चलिए आगे कह रहा है कि एक निश्चित काम पूरा करने के लिए ए और बी जो है बारी बारी एक दिन काम करते हैं। इसमें बी जो है पहले दिन काम शुरू करता है, ए अकेले 48 दिनों में काम पूरा करता है। अगर वह काम 11.1/3 दिनों में पूरा हो जाता है तो बी अकेले उसी काम को 4 गुने का कितने दिन में पूरा चक जो है कर सकता है, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा आप लोग, हालांकि इसमें क्वेश्चन में डाटा मिसिंग है तो इस क्वेश्चन को आप जो है इग्नोर कर दीजिए, ठीक है। और इससे भी इतना जो है लेंथी क्वेश्चन आप लोगों के पेपर में आएगा नहीं, ठीक है। कुछ डाटा मिसिंग है बी के बारे में। आगे कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के लकड़ी का एक घन है। कह रहा है कि 2 सेंटीमीटर भुजा के लकड़ी का एक घन है, यदि इसमें अधिकतम आयतन का बेलन काटा जाए
ठीक है। तो शेष बची हुई लकड़ी का आयतन कितना होगा बता रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि इसमें जो अधिकतम आयतन का बेलन काट लिया जाए। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जैसे आपको ये 2 सेंटीमीटर घन दे दिया गया, इसे है, ठीक है। घन मतलब आपको पता होगा जिसका जो है लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब जो है, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 2, ये ऊंचाई हो गया, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया, घन दे दिया गया। इसमें कह रहा है कि ऐसा जो बेलन काटिए, ऐसा बेलन काटिए जो मैक्सिमम आयतन ले ले इसका, ठीक है। तो किसी भी तरीके से जैसा काटना काटिए, लेकिन आपका जो है आयतन ले ले मैक्सिमम। तो 2 सेंटीमीटर भुजा वाला है, तो ये तो कन्फर्म हुआ कि जो बेलन काटिएगा उसका जो है ऊंचाई जो होगा घन के ऊंचाई के बराबर ही होगा, ठीक है ना। और त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या जो हो जाएगा उसका 1 सेंटीमीटर लेंगे, ठीक है। त्रिज्या कितना होगा, तो 1 सेंटीमीटर लेंगे। अब चलिए इसको बताते हैं कैसे बनाना है। जैसे 2 सेंटीमीटर भुजा दिया है तो घन का आयतन कितना हो जाएगा, आपको पता है भुजा का क्यू होता है, तो 2 का क्यू हो जाएगा कितना, 8 सेंटीमीटर जो है क्यू हो जाएगा। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, कह रहा है बेलन का आयतन। आपको देखिए इसमें क्या करना था, हमको बेलन निकालना था। इस तरीके का फिगर था इसका, ठीक है ना। बेलन मैक्सिमम जो बेलन निकालना था इसका आयतन हो। अच्छा ये बताइए आप, इतना जो है इस ऊंचाई का जो है बेलन ले सकते हैं, इसका लीजिएगा, इसका लीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका जो बेलन लीजिएगा, मान के चलिए ये ले लिए हम, इस व्यास का बेलन ले लिए। जैसे ये बेलन होता है ना, मान के चलिए ये हो गया, इसे करके ये हो गया। इसी तरह क्या होगा, तो मैक्सिमम ऊंचाई कितना हो जाएगा इसका बेलन का, ये हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। ये टोटल क्या हो गया, डायमीटर हो गया पूरा कितना, तो इसका रेडियस कितना हो गया, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो गया। इतना समझ में आ गया। अब उसका बेलन का आयतन क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। तो आर का कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1, अब गुने एच कितना हो गया 2। तो कट कुटा के कितना आ जाएगा, 44/7 जो है घन सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, इसका आयतन हो जाएगा, इसका बेलन का। समझ में आ गया होगा कि मैक्सिमम जो है घन का आयतन जो निकालेंगे, जो निकल जाना चाहिए बेलन के द्वारा, किस तरीके का होगा। तो अब शेष लकड़ी का आयतन कितना हो, देखिए टोटल कितना था, तो घन का आयतन कितना था 8 सेंटीमीटर क्यूब। उसमें से 44/7 जो है का जो है सेंटीमीटर क्यूब का आयतन वाला जो है हम बेलन निकाल देते हैं। तो कितना आ जाएगा, 8 7 56 और माइनस 12 हो जाएगा, 12/7 जो है, इसको ऐसे कीजिएगा, बट्टा बड़ का जोड़ घटा हो गया, कुछ है नहीं, 56 माइनस 44 हो जाएगा, ठीक है। तो 12/7 जो है क्या होगा, घन सेंटीमीटर क्यूब, ये से, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस आपको एक बार थोड़ा दिमाग में बैठाना है कि जो है ना उसका हाइट के कितना होगा। तो हाइट आपको पता है कि जो घन का होगा वही लेंगे, और जो आधार भी होगा क्या होगा, तो घन का जो भुजा एक दिया गया वही हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है अपनी सामान्य गति की 3/5 की गति पर चलते हुए अपने कार्यालय में सामान्य समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। तो कार्यालय पहुंचने का जो उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है। देखिए इसको कॉमन सेंस से पकड़ना क्वेश्चन। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने सामान्य गति की 3/5 भाग, तो यहीं से हम इसको क्वेश्चन को उड़ा देंगे, ठीक है। देखिए ध्यान कैसे, 3/5, तो हम मान लेते हैं कि जो ओरिजिनल उसका गति है, ओरिजिनल गति कितना है, तो 5 है, ठीक है ना। घटने के बाद कितना हो जाता है, 3, ठीक है, ठीक है ना। ध्यान रखिए मूल कितना है, मूल गति जो होगा उसका 5 होगा, लेकिन जब घट के जो जिस स्पीड से जाता है तो कितना हो गया, 3/5। तो आप इसको देख सकते हैं ना, घटने के बाद कितना हो गया, ये जो वर्तमान गति मान लीजिए इसको, ठीक है ना। समझ में आया, मूल जो गति कितना था 5 था, वर्तमान में कितना 3, तभी तो इसका जो है मूल गति का 3/5 हुआ, ठीक है ना। कह रहा है कि अगर 3/5 की गति से जाते हैं तो 20 मिनट देरी से पहुँचते हैं, जो नॉर्मल टाइम में पहुँचता है। तो देखिए जब गति जो होगा, ठीक है, गति ज़्यादा होगा तो समय कम लगेगा, समय और गति कम होगा तो समय ज़्यादा लगेगा। तो क्या होता है, गति जैसे आप ट्रेनें चल रहा है तो ज़्यादा स्पीड रहेगा तो कम समय लगेगा ना, कम स्पीड रहेगा तो ज़्यादा समय लगेगा। तो गति और समय क्या होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, जिसको उल्टा बोल सकते हैं, विलोम बोल सकते हैं, विपरीतार्थक बोल सकते हैं। तो जब स्पीड 5:3 हो गया तो इसका क्या होगा, समय का 3:5 हो जाएगा। इतना तक समझ में आ गया होगा। देखिए तो समय का अंतर कितना हो जाएगा, मूल गति में और जो वर्तमान गति में, तो 3 का यूनिट ये है, 5 यूनिट ये है, तो 2 यूनिट का अंतर है। तो कितना समय एक्स्ट्रा लगता है, 20 मिनट। 1 यूनिट में कितना हो जाएगा, तो 20/2 हो जाएगा। अब कह रहा है 3 यूनिट है, कितना है, तो मूल गति कितना है, तो 3 यूनिट है।
तो 3 मिनट से निकाल लीजिए, ठीक है। तो 2 दाएँ 20 और 10 तिहाई 30, मतलब ओरिजिनली कितना समय लगता था आपको बताइए। तो उसका सामान्य समय कितना था? तो 30 मिनट था, लेकिन 3/5 गति से चला तो 20 मिनट देरी से पहुंचा, इसका मतलब वो 50 मिनट में पहुंचा था, ठीक है ना। तो समझ में आ गया होगा, करता हूँ उम्मीद करता हूँ कि आ गया होगा। और वो जो एक क्वेश्चन था साथी, उसका कुछ मुझे डाटा जो है अधूरा लग रहा है, ठीक है। तो आप घबराइए नहीं। और वो इससे भी देखिए, एग्जाम में थोड़ा स्मार्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, लेंदी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी होता है एग्जाम में, स्किपेबल क्वेश्चन होता है। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन एग्जाम में फाइट करने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन जान को आपको फंसा के दिया जाता है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। तो चलिए साथी, प्रैक्टिस सेट करते रहिएगा कंटिन्यू। और बहुत जल्दी जो है आप लोग का एससीईआरटी का क्लास, एनसीईआरटी का क्लास जो 6 का मैं ऑलरेडी जो है आपका एक ज्योग्राफी का वीडियो स्टार्ट कर चुका हूँ, थ्योरी का। नहीं देखे तो देखिए जाके, आपका पूरा बेसिक क्लियर हो जाएगा। और क्लास 6 का ज्योग्राफी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पूरा ज्योग्राफी का अगर आइडिया लगाना है तो क्लास का ज्योग्राफी 6 का आपको हर हालत में पता ही होना चाहिए। बहुत जल्दी जो आपका हिस्ट्री और पॉलिटी का भी स्टार्ट हो जाएगा वीडियो। अगर नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए और दोस्तों में शेयर कीजिए। चलिए, धन्यवाद।